नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा है जो कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच 6 बड़े रक्षा समझौते होंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच ड्रोन डील हो चुकी है और अब जब पीएम राजकीय यात्रा पर यूएस पहुंचेंगे तो इस दौरे पर सबसे बड़ी डिफेंस डील को अंजाम दिया जाएगा। आज से 25 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे और वहीं 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की भी अगुवाई करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी के लिए भी उड़ान भरेंगे और इसी के साथ साथ पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच 22 जून को दो द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों के बीच में और 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। बाइडेन द्वारा 22 जून को व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी उपराष्ट्रपति की कमला हैरिस और विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान जेट इंजन सौदे पर भी बातचीत होगी। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ये यात्रा कई मायनों में खास है। एक तो सुरक्षा समझौते से लेकर के कई उपकरणों पर चर्चा होगी जिन पर डील होनी भी संभव है। दूसरा इस लिहाज से भी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो अमेरिका से ही संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले अगर हम बात करें, चूंकि कल विश्व योग दिवस है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल ही एक जो रात्रि भोज कहीं न कहीं राजकीय जो डिनर है वो कहीं न कहीं आयोजन कराया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन भी कहीं न कहीं इसमें शामिल होंगे। उन्हीं के द्वारा ये रात्रि भोज आयोजित कराया जा रहा है। इसके साथ ही 22 जून की बात करें तो प्रधानमंत्री का औपचारिक रूप से स्वागत किया जाएगा और व्हाइट हाउस में ये स्वागत होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें तमाम बैठकें भी होंगी, उच्च स्तरीय बैठकें होंगी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं और 22 जून को ही दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इसी दिन पीएम मोदी के सम्मान में एक और रात्रि भोज कहीं न कहीं रखा गया है। इसके साथ ही 23 जून की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में भी प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान जो एलन मस्क हैं उनसे भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आप आगे भी बने रहिए। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार के मंत्री करेंगे योग। मंत्रियों के लिए अलग अलग योग कार्यक्रम तय हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर करेंगे योग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में करेंगे योग। निर्मला सीतारमन फ्रांस के योग कार्यक्रम में होंगी शामिल। नितिन गडकरी नागपुर में योग कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दिल्ली में करेंगी योग। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में करेंगे योग और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के हमीरपुर में रह करके योग करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है 21 जून का। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, पूरा न सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व कल एकजुट होकर के योग करेगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एकजुट होकर के तमाम जो मंत्री हैं वो भी योग करेंगे पूरे विश्व के अलग अलग कोनों से। पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो अलग अलग स्थानों पर रह करके योग को बढ़ावा देंगे, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल देश के अलग अलग इलाकों में आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में कहीं न कहीं तमाम केंद्रीय मंत्रियों के भी जो कार्यक्रम है योग के वो कहीं न कहीं रखे गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री योग करते हुए नजर आएंगे। करीब 6 से 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब
ये कार्यक्रम सभी के एक साथ कहीं न कहीं इसी समय पे सबके कार्यक्रम लगभग तय किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो वो आईएनएस विक्रांत पर योग करते हुए नजर आएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में योग करेंगे। इसके साथ ही तमाम और भी मंत्री हैं। नितिन गडकरी की बात करें तो वो नागपुर में योग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे की बात करें चंदौली में योग करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के हमीरपुर में रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी कल योग दिवस के समारोह पर कार्यक्रम रखा गया है और इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बात करें और यहाँ दूसरे तमाम जो जज हैं, जो कोर्ट के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी योगासन करते हुए नजर आएंगे। और बताया जा रहा है करीब 8:30 बजे का वक्त है और योग प्रशिक्षक जो है उनकी देखरेख में तमाम जो चीफ जस्टिस हैं वो कहीं न कहीं चीफ जस्टिस की बात करें और दूसरे जजों की बात करें तो वो कहीं न कहीं योग करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी कहीं न कहीं योग दिवस पर कार्यक्रम तय किए गए हैं। दिल्ली में करीब 26 बड़े ऐसे कार्यक्रम तय किए गए हैं जहाँ पे तमाम ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। बिल्कुल दिल्ली में भी कई बड़ी जगहों पर बड़े योग कार्यक्रम रखे गए हैं और कल अलग अलग जगह से योग दिवस की बेहतरीन तस्वीरें सामने आएंगी। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई एनसीसीएसए की पहली बैठक। अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर होगी चर्चा। एनसीसीएसए का गठन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए 19 मई को किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मामले में दिया था फैसला। 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले में फैसला सुनाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीसीएसए की पहली बैठक 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले में फैसला सुनाया था। आगे बढ़ रहे ओडिशा की बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच में नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई ने बालासोर सिग्नल जेई आमिर खान का घर सील कर दिया है। जांच टीम ने कुछ दिन पहले ही सिग्नल जेई से पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद से सिग्नल जेई अपने परिवार के साथ लापता है। आमिर के घर वालों सहित लापता होने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर ट्रेन हादसे के मामले में जहां पर अब सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आपको बताएं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई को ये जांच हवाले करने की सिफारिश की थी। उसके बाद सीबीआई का इस पूरे मामले में दखल हुआ था। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो यहां पर एक जेई जो कि सिग्नल के पूरे हिसाब किताब रखता था, जांच टीम ने कुछ दिन पहले ही सिग्नल जेई से पूछताछ की थी और अब जेई आमिर खान गायब बताया जा रहा है। सिग्नल जेई आमिर खान सोरो सेक्शन में काम करता था। सीबीआई ने हादसे को लेकर के जेई आमिर खान से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद परिवार किराए के मकान से लापता बताया जा रहा है। जेई आमिर खान भारतीय रेलवे का एक कर्मचारी है और सिग्नल जेई आमिर खान सोरो सेक्शन में काम कर रहा था। तो देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सिग्नल जेई की भूमिका क्या होती है। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि भूमिका क्या होती है। भारतीय रेलवे में सिग्नल जूनियर इंजीनियर की क्या भूमिका होती है। सिग्नल जूनियर इंजीनियर पॉइंट मशीन, इंटरलॉकिंग सिस्टम और सिग्नल आदि सहित सिग्नलिंग उपकरण को स्थापित करने, बनाए रखने और मरम्मत के साथ जिम्मेदार हैं। और मोटे तौर पर कहें तो सिग्नल जूनियर इंजीनियर ट्रेन संचालन को सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक जो थीम हम लोगों ने शुरू की है, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड, तो आदर्श चंपावत को लेकर भारत सरकार के भी, राज्य सरकार के भी सभी विभाग, सभी वैज्ञानिक, सभी शोधकर्ता सभी काम कर रहे हैं और उन सब के परिणामों से सब लोग मिलकर जो मंथन करेंगे उसी से आदर्श चंपावत का रास्ता होता हुआ आदर्श उत्तराखंड की ओर जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास को पूरा करने के लिए मनोयोग से काम कर रही है। समान नागरिक संहिता के मसौदे को तैयार करने, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, आंदोलनकारियों को आरक्षण देने जैसे कई काम किए हैं। जाहिर है उत्तराखंड में विकास की बयार बह रही है। ये अंदाज आया है खुद ही को
और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की योग दिवस पर देशवासियों से अपील। प्रधानमंत्री के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी है। मैं सभी आगरा वासियों से अनुरोध करता हूं कि कल प्रातः 6 बजे एकलव्य स्टेडियम आगरा में पहुंचकर योग करें। प्रधानमंत्री जी के आह्वान और उनके निवेदन पर, उनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी है। मैं सभी आगरा वासियों से, मैं एसपी सिंह बघेल आपका सांसद, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कल प्रातः 6 बजे एकलव्य स्टेडियम आगरा में पहुंचकर योग करें और करें योग, रहें निरोग। ये व्यक्तिगत रूप से मैं आपको तो देखिए, हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई और बैठक में आईसीएमआर के डायरेक्टर राजीव बहल मौजूद रहे। एनसीडीसी के डायरेक्टर अतुल गोयल और एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हीट वेव को लेकर के अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी सख्त हो गया है। एनसीडीए के डायरेक्टर अतुल गोयल और एम्स के भी बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक है और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे इससे बचा जा सके। एनसीडीए के डायरेक्टर अतुल गोयल और एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास मौजूद रहे। हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ इस बैठक से निकल करके आता है, ये देखना होगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रही, हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर खुलकर अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि संविधान की धारा 44 में यूसीसी का उल्लेख है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के लिए उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इशारों में साफ कर दिया है कि कैबिनेट का विस्तार 30 जून तक नहीं होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक सोच थी चुनाव से पहले, वो एक मूर्त रूप लेने जा रही है और अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अलग अलग वजह हैं, अलग अलग तर्क है, अलग अलग संगठनों की अपनी बातें हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका जो एक सोच थी वो मूर्त रूप लेने जा रही है। कब तक यूसीसी का ड्राफ्ट जो फाइनल होना है मिल जाएगा और कब तक ये लागू होने जा रहा है? अब देखिए, यूसीसी के लिए जो समिति बनाई गई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने पिछले 1 साल से 2 लाख से भी अधिक लोगों से उनके विचार जाने हैं। अनेक जगह पर जाकर उन्होंने लोगों के बीच में संगोष्ठियां की हैं, लोगों के मत लिए हैं, विचार विमर्श किया है, विधि के विशेषज्ञों से, लॉ कमीशन, सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, विद्वान लोग। उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अंतिम चरण में है। जल्द ही उनका ड्राफ्ट जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने इस आम चुनाव से पहले भारत की संविधान की मूल भावना धारा 44 के अंतर्गत जिसका उल्लेख है, उस पर उत्तराखंड की जनता ने भी अपना मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। और जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा वैसे ही इसको लागू करने की दिशा में आगे कार्रवाई होगी। सर, देश में कुछ लोग, कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति विशेष इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आपको क्या लगता है? उत्तराखंड का निकला विषय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में जा चुका है और इसके विरोध की असल वजह क्या लगती है? देखिए, ये यूसीसी हम भारत की मूल जो भावना है, भारत के संविधान में जो चीज़ें प्रदत्त हैं या भारत का जो संविधान कहता है, धारा 44 कहती है, उसके अनुरूप ही यूसीसी लाए हैं। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था और उसमें एक से एक विशेषज्ञ थे, एक से एक विद्वान लोग थे और उन्होंने उसी समय इसको तय किया था उसके अनुसार कि देश के अंदर यूसीसी होना चाहिए। हम उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के संविधान पर अगर उनकी आस्था कम है, इससे प्रदर्शित होता है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण किया है। और ये यूसीसी हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं,
किसी को परेशान करने के लिए, किसी को ध्रुवीकरण करने के लिए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा प्रदेश तो बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। हमारा प्रदेश दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ पर देव स्थान है, धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है, गंगा यमुना का ये प्रदेश है। तो हम इस प्रदेश के अनुरूप, यहाँ की एक शांति व्यवस्था है, उसके अनुरूप हम लोगों ने निर्णय लिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना समर्थन दिया है। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जनसंख्या के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तराखंड शायद सबसे छोटे राज्यों में से एक होगा। तो क्या लगता नहीं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से निकला एक मसला राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है और अब देश के अन्य राज्यों में इस पर चर्चा हो रही है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसकी चर्चा करता है, कई चुनाव में इसकी बात आ रही है, तो क्या लगता नहीं कि ये दो उत्तराखंड से एक बड़ा संदेश जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो अपना परिवेश है, यहाँ का मूल स्वरूप है, वो स्वरूप बना रहे, उसके अनुरूप हमने इसको लागू करने की दिशा में कदम उठाया है और हम देवभूमि के अंदर लागू करेंगे। देवभूमि के अंदर अगर कोई भी काम होता है तो ये तय मानिए, जहाँ उत्तराखंड की जो आम जनता है, सामान्य जनता है, देवतुल्य लोग हैं, उन सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, तभी हमको ये यूसीसी लागू करने का अधिकार, यूसीसी के लिए समिति बनाने का अधिकार, सरकार में आने का अधिकार मिला है। तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा भी है, क्योंकि ये देवभूमि है, देवभूमि में ये काम हो रहा है। तो मैं तो मेरी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के हमारे सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने अपने यहाँ यूसीसी लागू करें। सर, इस ड्राफ्ट की मोटी मोटी सिफारिशों को अगर अभी तक जितना हम समझ पाए हैं, उसमें बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला, इन प्रकार की जो कुरीतियाँ इन्हें हम कहें या प्रचलन कहें, इस पर भी कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी। दूसरा, संपत्ति में चाहे किसी भी धर्म की महिलाओं से पूरा अधिकार मिलने जा रहा है। देखिए, अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, वो बहुत विद्वान लोगों की है और बहुत विद्वान लोगों से, बहुत अनुभवी लोगों से उन्होंने और 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है, उनके सुझाव लिए हैं, विचार लिए हैं। उसके बाद ही वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो ये तय मानिए कि उसका जो भी ड्राफ्ट आएगा वो सबकी भावनाओं के अनुरूप आएगा। सर, एक राजनीतिक सवाल भी है। आपकी कैबिनेट के 4 पद रिक्त हैं, दायित्वधारियों का भी आना बाकी है। क्या माना जाए बागेश्वर उपचुनाव से पहले कैबिनेट में कुछ फेरबदल दिख सकता है, या बागेश्वर उपचुनाव, चूँकि अभी चुनाव आयोग की आचार संहिता भी आना बाकी है, उसके बाद कोई परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि आपकी राय ही अंतिम होगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी सबकी राय से चलने वाली पार्टी है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सभी काम तय समय पर होते हैं और सबकी सहमति से भी होते हैं, सबके सुझावों से होते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, इस जून के माह में चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी के मसले पर बहुत टूक कहा है कि ये यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, और इशारों में उन्होंने एक और बड़ा संकेत दे दिया कि 30 जून तक महासंपर्क अभियान के बाद कैबिनेट संबंधी विषय पर चर्चा के लिए एक बार फिर से बैठेंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।